हाँ जी, भारद्वाज क्लासेस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज बंगाल की हिस्ट्री देखेंगे कंप्लीट। ये है मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम में मुर्शिद कुली खां को, ये मुर्शिद कुली खां है जिसको बंगाल का दीवान बनाकर भेजा गया था। दरअसल औरंगजेब के टाइम में ये जो व्यवस्था होती थी ना, एक ही व्यक्ति के पास में दो पावर्स नहीं होती थी। मतलब क्या कह रहे हो सर? मतलब ये है कि औरंगजेब के टाइम में जो मुगल साम्राज्य था, इसमें अलग अलग सूबे थे, अलग अलग प्रांत। बंगाल उनमें से एक था। जो भी सूबा होता था उस सूबे का एक अधिकारी होता था, सूबेदार। सूबेदार के पास में वहां जो सैन्य कंट्रोल होता था वहां का, उस क्षेत्र का, वो सूबेदार के पास में होता था। एक और अधिकारी होता था, दीवान। दीवान मतलब दीवानी मामले जो देखता है, फाइनेंशियल, पैसे वाले मामले। तो दीवानी मामलों के लिए एक अलग अधिकारी को अपॉइंट किया जाता था जो पैसे से संबंधित मामले देखेगा, और सेना से रिलेटेड एक अलग अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसको सूबेदार कहा जाता था। ठीक, ये दीवान को हालांकि इसका पदनाम अलग होता था, इसको कुछ और कहते थे, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। पैसे के लिए एक अलग अधिकारी, सेना को संभालने के लिए एक अलग अलग अधिकारी। दोनों पावर एक ही व्यक्ति के पास में नहीं होती थी, क्योंकि अगर सेना भी एक ही व्यक्ति को दे दी, पैसा भी एक ही व्यक्ति को दे दिया, तो वो व्यक्ति फिर पावरफुल हो जाएगा और फिर केंद्रीय मुगल सत्ता को चुनौती दे सकता है। तो औरंगजेब के द्वारा यहां पर एक व्यक्ति को दीवानी मामलों का अधिकार देकर एक व्यक्ति को भेजा, मुर्शिद कुली खां को, जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाई। और यहां का जो कमांडर था, सूबेदार, वो था अजीम उस शान। ध्यान करो, जब मैं आपको उत्तरकालीन मुगल पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि जहांदार शाह जब शासक बना था तो अजीम उस शान अपने भाई अजीम उस शान को मारकर फिर वो शासक बना था। अजीम उस शान का ही बेटा था फर्रुख शेर, जो आगे चलकर फिर शासक बना था मुगल साम्राज्य का। तो ये अजीम उस शान यहां का कमांडर था। औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद में अजीम उस शान की भी जब डेथ हो जाती है 1712 में, तो ये जो मुर्शिद कुली खां है, ये मुर्शिद कुली खां 1717 में वहां का सूबेदार भी बन जाता है। अब दोनों पावर इसके पास में है, दीवानी मामले भी इसके पास में है, मतलब पैसे से रिलेटेड, और सूबेदार भी ये है। तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति में अब दोनों चीजें निहित हो गई। ये मुर्शिद कुली खां जो है, इसके टाइम में बंगाल सूबे की जो राजधानी होती थी वो थी ढाका, लेकिन बाद में इसने चेंज किया और ढाका से चेंज करके मुर्शिदाबाद ले आया। ढाका तो आता है बांग्लादेश में, मुर्शिदाबाद आता है पश्चिमी बंगाल में। 1727 तक ये वहां का शासक रहा। हालांकि अभी नवाब का टाइटल नहीं मिला था, एक प्रकार से स्वतंत्र तो घोषित कर लिया था मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को। ध्यान करो, पहले के वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि यहां पर एक मुगल शासक हुआ था जिसको हम रंगीला के नाम से पढ़ते हैं, रोशन अख्तर जिसका नाम था। ये रोशन अख्तर, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से हम पढ़ते हैं। 1719 से और 48 ईस्वी तक ये शासक रहा था, 1719 से। इसी के टाइम में मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। मैंने पहले के वीडियोस में आपको ये बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि रंगीला की जो हरकतें थी, उन हरकतों के कारण बहुत सारे जो लोग थे वो उससे नाराज थे। इसीलिए उन लोगों ने अपने अपने सूबों को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था, स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि साहब बंगाल में तो मुर्शिद कुली खां स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसके अलावा अवध की हम बात करते हैं तो अवध में सादत खां खुद को स्वतंत्र कर लेता है, सादत खां। रुहेलखंड जो है, इसमें वीर दाऊद और मोहम्मद खां, ये ध्यान रखना, ये चीजें बता चुका वैसे मैं, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद का निजाम चिनक्लिज खां, ये भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। कर्नाटक रियासत, जो वर्तमान तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहां पर एक रियासत थी कर्नाटक, वहां का सादत उल्ला खां, वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। सादत खां कहां का था? अवध का।
सादत उल्ला खां काका था कर्नाटक का। भरतपुर के जो थे बदन सिंह, वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। ये भरतपुर यहाँ इधर ये रहा। तो यहां ये जो मुर्शिद कुली खां है, ये अपने आप को स्वतंत्र सूबा घोषित करता है बंगाल को। कब घोषित करता है? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। औरंगजेब के द्वारा इसको दीवानी राइट देकर भेजा जाता है, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद और फिर अजीम उस शान की डेथ के बाद में वहां पर दीवानी राइट भी मुर्शिद कुली खां के पास में आ जाते हैं। इसके अलावा जो सूबेदारी राइट हैं कमांडर के, वो भी उसके पास में आ जाते हैं। और रंगीला के टाइम ये फाइनली अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। हालांकि अभी तक इसने नवाब का टाइटल लगाना शुरू नहीं किया था, ये केवल मुर्शिद कुली खां था, जिसके समय राजधानी ढाका थी, लेकिन बाद में इसको चेंज करके मुर्शिदाबाद लाया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुर्शिद कुली खां के बाद अगला यहाँ का जो शासक बनता है, हालांकि मैं फिर वही कह रहा हूं, अभी ये नवाब का टाइटल नहीं लगाते थे, नवाब का टाइटल लगाना बाद में शुरू किया था, लेकिन फिर भी बंगाल सूबा मुर्शिद कुली खां के टाइम में स्वतंत्र हो चुका था। मुर्शिद कुली खां के बाद में शुजाउद्दीन, ये इनका बेटा था, अगला शासक बनता है 1727 से और लगभग 38-39 ईस्वी तक। ये सन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक मोटा मोटा आपके दिमाग में मैपिंग रहे। शुजाउद्दीन के बाद अगला शासक बनता है सरफराज, ये सरफराज खां। देखो सरफराज खां लगभग 1 वर्ष तक के लिए शासक रहता है, 1 या 2 वर्ष के लिए। 1740 ईस्वी में सरफराज खां की हत्या कर दी जाती है। एक व्यक्ति होता है जो बिहार का गवर्नर होता है, इसके टाइम में बिहार का गवर्नर होता है, ये तो सरफराज, और ये अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कहां का गवर्नर था? बिहार गवर्नर। ये देखा, बोले कब तक अपन गवर्नर बन के रहेंगे, अपन ही क्यों ना आप यहाँ के मालिक बन जाए। तो सरफराज खां का सर कर दिया अलग। 1740 में एक लड़ाई लड़ी थी जिसको कहा गया घेरिया का युद्ध। घेरिया के युद्ध में घेर के मारा और सरफराज का सर उतार दिया। और 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का अगला शासक बन जाता है। इसके टाइम में मुगल शासक कौन? रंगीला, क्योंकि रंगीला का टाइम पीरियड क्या था? 1719 से और 48। और इसका जो टाइम पीरियड है अलीवर्दी खां का, वो 1740 से और 56। तो इसका मतलब एक तो मुगल शासक कौन? रंगीला, इसके अलावा अहमद शाह बहादुर, और इसके अलावा शाह आलम सेकंड, सॉरी आलमगीर सेकंड। उत्तरकालीन मुगल आपने पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से ध्यान होगा। खैर, समझने वाली बात यह है कि इसने रंगीला को पैसे दिए, बोले रंगीला जी आप रंगीन मिजाज आदमी हो, एंजॉय करो, दरबार में आप जाते ही हो, हमको सब सारी खबर है, ये पकड़ो पैसे। बोले क्या चाहिए? नवाब का टाइटल दे दो। तो इसने नवाब का टाइटल लगाना शुरू किया था। किसने? अलीवर्दी खां ने। और अलीवर्दी खां का एक कथन है जो पूछा जाता है एग्जाम में। इसने कहा था कि ये जो अंग्रेज है ना, ये मधुमक्खी है, जैसे मधुमक्खी आपको शहद देती है, ऐसे अंग्रेज भी आपको, ये जो अंग्रेजी कंपनियां हैं, ये आपको शहद देंगे, लेकिन अगर मधुमक्खियों को छेड़ दिया तो फिर ये बालाजी बना देंगे। मतलब इसने ये कहा था कि साहब ये जो अंग्रेज हैं, ये जो इंग्लिश कंपनी है, ये मधुमक्खी के समान है, इनको ठीक से रखा जाएगा तो ये आपको शहद देंगी, लेकिन अगर आप इनको छेड़ोगे तो फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मधुमक्खियां तो डंक मारती हैं। तो अलीवर्दी खां से रिलेटेड सिर्फ 2-3 बातें। बंगाल में नवाब का टाइटल लगाना शुरू किया था। 1740 में घेरिया के युद्ध में सरफराज खां को मार दिया था। मारने के बाद ये खुद अगला नवाब बन गया था, पहले बिहार का गवर्नर था। और इसका एक प्रसिद्ध कथन कि साहब अंग्रेजों की तुलना इसने मधुमक्खी से की है। आगे हो। अब ये जो अलीवर्दी खां है, इस अलीवर्दी खां के कोई बेटा तो था नहीं, तो बेटा नहीं तो फिर जब बेटा नहीं है तो बाकी जो लोग हैं वो ये सोचे साहब अपने बेटों को अगला नवाब बनाया जाए। तो इसकी जो बेटियां थी, एक बेटी थी घसीटी बेगम, एक थी अमीना, मैमुना और अमीना, मैमुना बेगम, अमीना बेगम, घसीटी बेगम, मैमुना बेगम, अमीना बेगम। छोरा तो था नहीं कोई, मतलब लड़का तो था नहीं। तो बेटियां जो हैं वो सोच रही कि साहब अपने बेटे को ही अगला नवाब बना दिया जाए।
घसीटी बेगम अपने बेटे को बनाने के लिए, मैमूना अपने बेटे को और अमीना अपने बेटे को। लेकिन अलीवर्दी खान ने जो इसकी बेटी थी अमीना बेगम का बेटा था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को बंगाल का अगला नवाब बना दिया। और सिराजुद्दौला अगला नवाब रहा लगभग 1 वर्ष के लिए, 1756 से और 57 तक। तो सिराजुद्दौला के दर्शन करा देता हूं आपको। 2 इमेज आपको फ्रेम में दिख रही है। ये तो है सिराजुद्दौला और ये है सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर जो आगे सिराजुद्दौला की हत्या करवाएगा, धोखा देगा इसको, और सिराजुद्दौला को मार के अगला बंगाल का नवाब मीर जाफर बन जाएगा। सुनना, सिराजुद्दौला कब से कब तक रहा? 56 से 57। अलीवर्दी खां का क्या था? दोहिता। इसके टाइम में बड़ी समस्या थी। क्या समस्याएं थी? इधर ध्यान दो। ये जो अंग्रेज हैं, इनके पास में एक कार्ड होता था जिसको वो बोलते थे दस्तक। बंगाल में उनको व्यापार करना है, उनके पास में एक कार्ड है दस्तक। उस कार्ड को जब वो दिखाते तो उनका टैक्स नहीं लगता था। अब मान लो मैं स्थानीय व्यापारी हूं, मेरे को भी अपना सामान बंगाल में बेचना है, तो मेरे सामान पर तो टैक्स लगेगा। अंग्रेजों को टैक्स देना नहीं है क्योंकि उनके पास में एक कार्ड था दस्तक। उस दस्तक को वो दिखा दिया करते थे। हमने देखा था कि अंग्रेजों को ये रिलैक्सेशन, ये छूट दी थी जब एक मुगल बादशाह था फर्रुखशियर। मैंने आपको बताया था उत्तरकालीन मुगल शासकों में कि फर्रुखशियर के फोड़ा हो गया था ऐसी जगह जहां मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बताऊंगा। उस फोड़े का इलाज किया था एक अंग्रेज डॉक्टर ने, हैमिल्टन ने। और हैमिल्टन के साथ में एक व्यक्ति था जॉन शर्मन। जॉन शर्मन के साथ में एक और व्यक्ति था ख्वाजा सेहुर्द। सेहुर्द जो आर्मेनिया का था, उसको फारसी भी आती थी, अंग्रेजी भी आती थी, ताकि बादशाह जो फारसी में कहे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इनको बता दे, और ये लोग जो इंग्लिश में कहें उसको ट्रांसलेट करके बादशाह को बता दे। तो मैंने आपको ये बताया था कि फर्रुखशियर खुश हुआ था और फर्रुखशियर ने कहा था कि 3000 रुपए दो और बंगाल में व्यापार करो, इसके अलावा कोई टैक्स देना ही नहीं है तुमको। इसके अलावा 10,000 रुपए दो और इधर सूरत बंदरगाह पे व्यापार करो, और कोई टैक्स देना ही नहीं है, साल के 10,000 दे देना। इसके अलावा तुम्हारा बॉम्बे टकसाल के जो सिक्के हैं अंग्रेजों, वो भी तुम्हारे चलेंगे, और कलकत्ता के आसपास तुम जमीन भी खरीद सकते हो। इतिहासकार ओम्स ने इसको क्या कहा था? अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा। ये बताया था मैंने आपको। तो अंग्रेजों के पास में एक कार्ड था जिसको वो लोग दस्तक कहते थे। दस्तक दिखाया, मान लो आप बंगाल के नवाब के कोई अधिकारी हो, चेक पोस्ट पर बैठे हुए हो, और कोई माल यहाँ से निकल रहा है सामान, आपने रोका उसको, हाँ भैया टैक्स जमा कराओ। अंग्रेजों ने दिखाया दस्तक, ये लो साहब दस्तक, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जाओ भी, जाने दो। अब ये क्या होता था साहब, मैं भी यहाँ का अगर स्थानीय व्यापारी हूँ तो अंग्रेज क्या करते थे? बोले बादशाह को कितना टैक्स दे रहे हो? समझाने के लिए बोल रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। बोले साहब वो तो 100 रुपये लेता है, आप तो 50 रुपये हमको दे देना, हम ये दस्तक दिखा के आपका सामान निकलवा देंगे, मेरे भी फायदा। तो एक तो ये बड़ा परेशान था, दस्तक वाला मामला चल रहा था। हालांकि आगे चलकर ये समस्या और बड़ी हो गई थी जब मीर कासिम ने तो कसम खा ली थी कि साहब दस्तक तो छोड़ो, मैं सारे टैक्स ही खत्म करता हूं, तभी आगे चलकर लड़ाई होगी। अभी हम चर्चा करेंगे उस विषय पर। तो एक तो सिराजुद्दौला के समक्ष एक तो ये दस्तक वाली समस्या थी। फिर अंग्रेज लोग जो है ये अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे थे, मनमानी करते जा रहे थे। सिराजुद्दौला एक दिन गया एक फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए, कासिम बाजार एक जगह आती है यहाँ पर, कासिम बाजार। उस कासिम बाजार फैक्ट्री में जब निरीक्षण करने के लिए गया तो गेट कीपर बैठा हुआ था फैक्ट्री के बाहर, जो सिक्योरिटी वाला जो है वो बैठा हुआ था। नवाब ने कहा, बोले निरीक्षण करना है मेरे को, नवाब के साथ और भी कुछ लोग रहे होंगे। बोले नवाब साहब आए निरीक्षण करना है। बोले होंगे नवाब होंगे तो नवाब तो नहीं बोले, उसके आसपास वाले ज्यादा और बोले। बोले जानता नहीं तू ये नवाब साहब है, तो नवाब को रोक रहा है। बोले साहब नवाब होंगे तो होंगे, मेरे पास जो आदेश है मेरे को दे रखे हैं कि किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं। नवाब का दिमाग खराब। बोले ये अच्छा ऐसे कैसे कर लिया इसने? तो भैया फैक्ट्री को तो कर लिया सीज। बोले बंद कर दो इस फैक्ट्री को, उठा लो इसको। और इसके अलावा कलकत्ता पे जो अंग्रेजों का अधिकार था, क्योंकि कलकत्ता, गोविंदपुरा और सुल्तानाती उन्होंने खरीदे थे 1698 में, मैंने बताया था आपको, तो कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया नवाब ने। बोला भगाओ इनको, एक तो फैक्ट्री बंद करो, सीज करो इसको, नवाब को नहीं जाने दे रहे, और कलकत्ता पे अधिकार करो। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, लाइट चली गई थी। हाँ, कि नवाब ने जो है वो कलकत्ता पे अधिकार कर लिया और कलकत्ता का नाम चेंज करके कर दिया अलीनगर। बोले हटाओ इसको, भगाओ इनको यहां से, मतलब नवाब को अंदर नहीं जाने दे रहे, इसका नाम कर दिया अलीनगर। ठीक। दरअसल क्या है, नवाब के सामने और भी समस्याएं थी। नवाब के जो
कुछ परिवार के लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, वो खुद भी नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। वो चाह रहे थे नवाब का पत्ता काटो और अपन तो अपने खुद के आदमी को बना लेते हैं। कई लोग इसमें शामिल थे, जैसे ये नवाब है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की एक वो मौसी मैंने बताई थी ना, घसीटी बेगम। भाई घसीटी बेगम भी तो चाह रही थी ना अपने बेटे को नवाब बनाना, तो घसीटी बेगम भी षड्यंत्र में लगी हुई कि हटाओ इसको, नवाब को यहाँ से। ये जो सेनापति है मीर जाफर, ये भी षड्यंत्र कर रहा, बोले हटाओ। इसके अलावा एक मंत्री राय दुर्लभ, जगत जो सेठ है यहाँ के पैसे वाले, जिसका नाम ही जगत सेठ है। एक व्यापारी है अमीर चंद। इसके अलावा पूर्णिया का एक नवाब था शौकत जंग, शौकत। ये सब अंदर ही अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं। कंपनी भी इस नवाब को ज्यादा लाइक नहीं कर रही, तो ये अंदर साठ गांठ कर रहे किसके साथ में? कंपनी के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। नवाब के साथ लगातार सूचनाएं पहुंच रही, बोले साहब दस्तक का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको तो कुछ समझते ही नहीं अंग्रेज, आपके घर के ही कुछ लोग हैं जो कंपनी के साथ में मिले हुए। तभी तो दिमाग खराब हुआ इसका, तभी तो गया, बोले चलो जांच करें। ये जो इनकी फैक्ट्री है कासिम बाजार वाली, इस कासिम बाजार वाली फैक्ट्री का अपन चल के निरीक्षण करेंगे। फिर ज्यादा माथा तब खराब हुआ कि उन्होंने कहा बोले कौन सा नवाब, कोई नवाब कोई निरीक्षण नहीं करने देंगे। तभी तो इसको सीज कर दिया और कलकत्ता पे अधिकार कर लिया और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, अलीनगर। और तो और फिर नवाब ने क्या किया, एक और घटना को अंजाम दिया। बोले अंग्रेज ये क्या बड़ी बदमाशी करते हैं लोग, एक काम करो, एक घटना है जिसको कहा जाता है काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल इंसिडेंट। ये आपको दिख रहा है साहब, एक छोटा सा कमरा है और छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया नवाब ने। ये एक घटना बताई जाती है काल कोठरी या ब्लैक होल इंसिडेंट, जो 20 जून और 1756 ईस्वी को हुई थी। ये घटना ध्यान रखना, काल कोठरी की घटना 20 जून 1756। नवाब कौन है, सिराजुद्दौला। घटना क्या है कि साहब एक छोटा सा कोई एक कमरा था, कोठरी जानते हैं ना, काल कोठरी मतलब जिसमें मर जाए आदमी, काल का मतलब मृत्यु, कोठरी यानी छोटी सी कोठरी। उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। अब कई जने तो ये कहते हैं कि साहब ये केवल नवाब के खिलाफ एक दुष्प्रचार करने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को प्रचारित किया गया, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों को नवाब को गद्दी से हटाना था, मारना था, इसलिए अब कुछ ना कुछ तो बहाना वो देते। जैसे अभी वो ट्रंप जो है वो वेनेजुएला पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। अब वो बहाना क्या दे रहा है कि साहब ये लोग जो हैं ये ड्रग तस्करी करते हैं, हमारे देश में ड्रग बहुत सारा पहुंचाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा ड्रग्स तो मैक्सिको में होती है, वेनेजुएला में इतना तो होता ही नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ना। तो इसी तरीके से ये जो घटना है जिसमें 146 लोग बंद कर दिए गए थे और इसमें से 23 लोग जो हैं वो ही जीवित बचे थे। उसमें से एक व्यक्ति था हॉलवेल। अंग्रेजों ने जब आरोप लगाया, बोले साहब ये इस प्रकार से बंद कर दिया था नवाब ने, तो नवाब ने कहा कि नहीं नहीं ये तो तुम गलत कह रहे हो, मैंने तो ऐसा किया नहीं। बोले साहब मैं खुद बंद था वहां पे। हॉलवेल आके बोला मैं खुद बंद था साहब, मेरे ऊपर क्या बीती मैं जानता हूँ। 146 में से मैं बचा हूँ और भी कुछ लोग बचे हैं, बड़ी मुश्किल से जान बची है साहब, सांस नहीं आ रहा था, जीव उठ गया था। तो ये ध्यान रखना, ब्लैक होल इंसिडेंट। अब जब ये इस प्रकार की सारी घटना हो रही थी, तो मद्रास में जो इनकी प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, ये जो मद्रास में इनकी प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी थी इनकी। एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये सारी खबरें इधर मद्रास की तरफ भी आ रही थी। बोले साहब आपकी कासिम बाजार फैक्ट्री को जो है ना सीज कर दिया, कलकत्ता पे अधिकार कर लिया नवाब ने और उसका नाम चेंज करके कर दिया अलीनगर। और ब्लैक होल इंसिडेंट को भी किया है और आपके 146 लोग जो हैं वो कमरे में बंद कर दिए थे, 23 ही बच्चे। हॉल वेल वहां से भागा, कोई होल वोल करके भागा, उसने बताई ये बात, तो इसका दिमाग खराब हुआ इनका, मतलब मद्रास वालों का। मद्रास में यहाँ पर एक इनका कमांडर रॉबर्ट क्लाइव, इस रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। और इसके अलावा इनका एक एडमिरल भी था। ये रॉबर्ट क्लाइव तो आया इधर से, और इनका जो एक नौसेना का अधिकारी था वो आया इधर से, जिसका नाम था वॉटसन। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि वॉटसन अब टाइम आ गया है कि बंगाल के नवाब की वोट लगा दी जाए, तो तू तो तेरी नौसेना को लेके इधर से आ और मैं इधर से जाता हूं। तो क्लाइव इधर से आया, वॉटसन इधर से आया। ये सीधे पहले कहां पहुंचे, कलकत्ता, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था अलीनगर। कलकत्ता की चाबी किसके पास में थी,
माणिकचंद के पास में। नवाब ने कहा था माणिकचंद जी ये पकड़ो कलकत्ता की चाबी, देना मत किसी को, आपसे ही लूंगा मैं। तो माणिकचंद के पास में कलकत्ता की चाबी थी। रॉबर्ट क्लाइव आया, बोले कलकत्ता की चाबी किसके पास है? बोले साहब माणिकचंद जी। माणिकचंद जी आपने ले रखी है? नहीं नहीं साहब ये तो पकड़ो, आप तो ये लो चाबी, चाहिए नहीं अपने को। तो माणिकचंद ने वो कलकत्ता की चाबी जो है वापस रॉबर्ट क्लाइव को सौंप दी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब से बात की, बोले आपके कारण हमारा नुकसान हुआ है, युद्ध होगा। सिराजुद्दौला समझ गया, बोले युद्ध लड़ने से कोई फायदा नहीं है, कंपनी ताकतवर है, पराजित कर देगी। नवाब ने कहा बोले संधि कर लेंगे। अब कर ली, हो गई जो गलती हो गई, कोई बात नहीं। बोले आप सारी गलतियां आपकी माफ, लेकिन वहां पे वो हॉलवेल, वहां पे आपने काल कोठरी में हमारे 146 लोगों को बंद कर दिया, उसमें कितने आपने मार दिए? बोले नहीं नहीं झूठी बात, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बोले कैसे नहीं हुआ था? ये खड़ा हॉलवेल ये बता रहा है मैं बच के आया हूँ ऐसा। बोले चलो अब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, उस पर मिट्टी डालो। अब तो अपन क्या करेंगे कि अपन अब संधि कर लेते हैं। ठीक है, संधि कर लेते हैं। तो संधि में क्या क्या तय हुआ कि अंग्रेजों के जो व्यापारिक अधिकार वापस छीन लिए गए थे, वो व्यापारिक अधिकार वापस से दे दिए गए। नवाब ने कहा कि बोले तुम्हारे व्यापारिक अधिकार मैं वापस से देता हूं। फिर क्लाइव ने कहा कि तुमने क्या बोला भाई, वो कि ये कलकत्ता पे कब्जा करके कि यहाँ किलेबंदी नहीं कर सकते? बोले नहीं कर सकते हो, ऐसे मुंह से निकल गया था, किलेबंदी कर सकते हो। तो कलकत्ता के आसपास आप लोग कलकत्ता की जो है ये किलेबंदी भी कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा बोले साहब आपके ये जो हरकतें की गई ना उसके कारण हमको नुकसान हुआ है व्यापार में, युद्ध हर जाना दो आप, अब आपको हरजाना देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। नवाब ने कहा ओके ठीक, दे दूंगा, पैसा भी दे दूंगा। फिर नवाब ने कहा यार तुम्हारी सारी शर्तें मान ली मैंने, अब तुम किलेबंदी भी कर सकते हो, तुम्हारे व्यापारिक अधिकार जो है वो वापस भी लौटा दिए गए हैं, तुमको युद्ध हरजाना भी दे दिया है, लेकिन यार तुम मेरे लोगों के साथ में मिलके मेरे साथ में जो षड्यंत्र कर रहे हो ना वो मत करो यार। तुम मतलब मैं क्या, मेरे को तुमने मूर्ख समझ रखा है? मेरी सारी जानकारी में है, तुम मेरे लोगों के साथ में मिल रहे हो, अंदर ही अंदर तुम चाल चल रहे हो कि साहब नवाब को हटाएंगे। अब ये तो जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पढ़ेंगे आगे चलकर इतिहास को उनको तो पता रहेगा। बोले साहब एक तो पूर्णिया का नवाब है शौकत जंग, वो मिल रहा है, मीर जाफर, इसको तो नहीं पता, अपन जानते हैं कि कौन कौन मिला हुआ है। कौन कौन कर रहे थे षड्यंत्र? एक तो मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, इसके अलावा मंत्री राय दुर्लभ, एक सेठ जी पैसे वाले लोग जगत सेठ, अमीर चंद व्यापारी और खुद सेनापति मीर जाफर। तो नवाब ने कहा देखो ये तो पता नहीं कौन कौन कर रहा है, लेकिन मेरे पास अंदर अंदर सूचना है कि आप लोग जो है ये ऐसे साठ गांठ करके मत करो यार, मैं तुम्हारी ये सारी बातें मान रहा हूँ, तुम भी मेरे विरोधियों को शरण मत दो कम से कम। कंपनी ने कहा चलो ठीक है ये बात हम मान लेंगे। ना तो नवाब ने अपनी कही हुई बात मानी संधि में जो तय हुई थी ज्यादातर, और ना ही कंपनी ने विरोधियों को शरण देना बंद किया। कुल मिला के दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बना रहा। रॉबर्ट क्लाइव ये चाहता था, बोले नवाब अपने काम का नहीं है, अपन तो एक ऐसे आदमी को नवाब बनाएंगे जो अपनी कठपुतलियों पे नाचे। मीर जाफर को बुलाया। मीर जाफर को कहा ये रॉबर्ट क्लाइव देखो, ये एक फ्रेम में 3 इमेज दिख रही हैं आपको, ये रॉबर्ट क्लाइव, ये मीर जाफर और ये सिराजुद्दौला का सेनापति। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा और कैसे हो नवाब मीर जाफर? बोले हुकुम आपको गलती हुई है, आपको कोई बहम हुआ है, मैं नवाब नहीं हूं, मैं तो नवाब का सेनापति हूं। अरे नहीं, मैं जिस नजर से देख रहा हूं तुम ही नवाब हो। बोले क्या मालिक कहीं क्या क्या कह रहे हो आप? अरे भाई नवाब बनना है क्या? हाँ सब बनना है, नवाब तो बनना है, आजा हमारे पाड़े में आजा, सारी फील्डिंग सेट कर लेते हैं। युद्ध की घोषणा हुई। एक युद्ध हुआ जिसको हम इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी कहाँ आता है? बंगाल में आता है। एक मैप आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा चीजों को और अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये तो बंगाल, ये थोड़ा और अगर जूम मैप में आप देखोगे तो यहाँ देखो, समझना कुछ चीजों को। ये तो कैलकाटा, कौन बैठे हैं यहाँ पर? अंग्रेज। ये एक नदी निकलती है यहाँ से, हुगली नदी कहा जाता है उसको, ये हुगली नदी। यहाँ पर ये एक स्थान आता है चंद्रनगर। चंद्रनगर किनकी बस्ती थी? फ्रांसीसियों की। ये है वेदरा या हुगली या चिंसुरा, ये किनकी बस्ती थी? डचों की बस्ती थी। डच और फ्रांसीसियों पर हम पहले से चर्चा कर चुके, मैं वीडियो बना चुका। आगे हम और जाते हैं तो ये एक जगह आती है प्लासी, प्लास के वृक्ष हैं, पेड़ है, उसके कारण उस जगह को प्लासी कहा जाता है। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो नवाब की क्या थी? राजधानी। पहले क्या थी? ढाका।
मुर्शिद कुली खां के टाइम, लेकिन मुर्शिद कुली खां ने ढाका के स्थान पर खुद के नाम पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। तो मुर्शिदाबाद और कलकत्ता, कलकत्ता से उत्तर और मुर्शिदाबाद से दक्षिण, मोटा मोटी दक्षिण की तरफ, ये बीच में एक जगह आती है प्लासी। प्लासी में दोनों फौज आकर डट गई। एक तरफ तो नवाब की फौज, नवाब कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का आदमी कौन? मीर जाफर। इसके अलावा सिराजुद्दौला के कुछ और भी टुकड़ियां, कुछ और लोग भी थे, जैसे मीर मदान, मोहनलाल, और इनके साथ में एक फ्रांसीसी टुकड़ी भी थी, फ्रांसीसी सेना भी थी, ये भी इधर से थे नवाब की तरफ से। वर्सेज सामने कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अब ये सेना यहां पर प्लासी में आमने सामने। मीर जाफर पहले रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुका था। मीर जाफर ने गलत इनपुट दिए सिराजुद्दौला को, मस्त रहो अब तो जाओ, मैं देख लूंगा, कुछ नहीं है अंग्रेज, अब यूं देखो चुटकियों में मसल के आता हूं। और सिराजुद्दौला को बहम में रखा। मीर जाफर जो है वो मिला हुआ था। अंग्रेजों की यहां बिना लड़े ही जीत हो जाती है। मीर जाफर जब गया तो मीर जाफर का इसका जो सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे ने पकड़ लिया, और मीर जाफर के बेटे ने सिराजुद्दौला को पकड़ कर इसकी गर्दन को उतार दिया, काट दिया। ऐसी कुछ स्थिति रही होगी कि सब ये मीर जाफर आया, सिराजुद्दौला जो है वो खड़ा है, अपने किले पे खड़ा है, और मीर जाफर ये नाचते हुए जीत गए महाराज, जीते, नवाब जीत गए अपन तो। मीर जाफर अब वो कोई नाचता हुआ अगर आ रहा है, उसको तो ये लगे बोले यार अपना आदमी आ रहा है यार, कंधे वंधे पे बैठा रखा है इसको, तो इसका मतलब जीत अपनी। पास में जब आया बोले क्या हुआ, क्या रहा, पकड़ लो इसको। मीर जाफर, इसके समझ में नहीं आया सिराजुद्दौला के, बोले हो क्या रहा है। बेटे ने पकड़ा, मीर जाफर के बेटे ने पकड़ के और इसकी गर्दन को उतार दिया। हालांकि यहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो नवाब के वफादार रहे, उनके बारे में आप ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। मीर मदान, मोहनलाल और एक फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी थी, ये नवाब के प्रति वफादार रहे थे, लेकिन मीर जाफर ने अपने नवाब को बेच दिया था और मार दिया। एक व्यक्ति हुए पन्नीकर, और पन्नीकर ने कहा है कि साहब यहाँ के जो सेठ थे, धनवान लोग थे, जो इसका सेनापति था, इन लोगों ने अंग्रेजों के हाथों नवाब को बेच दिया, और ये एक धोखा है। मतलब यहाँ पर ये कोई अंग्रेजों की जीत थोड़ी है, कहाँ लड़े कहाँ है ये तो इन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र किया और बिना लड़े ही ये यहाँ पर जीत गए, तो एक प्रकार से ये षड्यंत्र है। लेकिन हालांकि अंग्रेज देखो सभ्यता में बहुत आगे थे हमसे, और आगे चलकर एक लड़ाई होती है 1764 की, बक्सर की। उससे पहले तक ये कहा गया कि ये तो षड्यंत्र करके जीत गए, वरना अंग्रेज जीत नहीं पाते। लेकिन बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो एक प्रॉपर युद्ध था, और उसमें मात्र 7,000 की फौज ने 50,000 की फौज को पराजित कर दिया था। तब इस लड़ाई पर भी, इस जीत पर भी मुहर लग गई थी कि नहीं साहब, अंग्रेज वास्तव में डिजर्व करते हैं और वो वास्तव में इसके योग्य हैं, इसके लिए उन्होंने मेहनत की है, वो सिविलाइजेशन में हमसे बहुत आगे हैं। खैर, आप ये चीज ध्यान रखना, ये प्लासी की लड़ाई, और ये कब हुई थी? 23 जून 1757। किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में। अंग्रेजी सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। इसका सेनापति कौन था? मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर मिल गया था और बिना लड़े ही पराजित कर दिया। नवाब को पकड़कर मीर जाफर के बेटे ने इसकी हत्या कर दी। लेकिन नवाब के प्रति कुछ लोग वफादार रहे थे, मीर मदान, मोहनलाल और एक फ्रांसीसी टुकड़ी। इसकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने बढ़ा दिया अगला नवाब। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि देखा जाफर, मैंने तेरे को एक बार कहा था कि तू नवाब जाफर है, बना दिया तेरे को नवाब। बोले हुक्म, जो हुक्म मेरे आका, आपको क्या चाहिए, आप तो आदेश करो। बोले दे यार, कंपनी को कुछ खर्चा पानी दे। 2,34,000 की रकम दी इसने, मीर जाफर ने, और कुछ गांव भी दिए थे, जहां से बोले तुम लो, अब सीधा रेवेन्यू तुम कलेक्शन करो। मीर जाफर को खूब पैसा भी दिया इसने। सॉरी, ये बार बार मीर जाफर क्यों हो रहा है? मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को खूब पैसा भी दिया, और रॉबर्ट क्लाइव का एक कथन है, बोले साहब इतना पैसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और जब मैंने इतना पैसा देखा तो मेरा मन हुआ कि मैं इस पे लौट जाऊं, जैसे कई लोगों की हैबिट में होता है कि साहब गद्दे के नीचे ऐसे पैसा बिछा कर फिर सोते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, बोले इतना पैसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और जब मैंने देखा तो मन में यह आया, बोले मैं तो लेट जाऊं इसके ऊपर, इतना पैसा। एक व्यक्ति हुआ मैकाले, आपने सुना होगा, आगे पढ़ेंगे आप मैकाले के बारे में। मैकाले ने यह कहा कि इतना पैसा था
कि बोरों में भर भर के ले जाया गया, इतना पैसा दे दिया। लेकिन कंपनी हाथी है, हाथी। कंपनी की भूख कभी मिटने वाली नहीं थी। ये बात मीर जाफर को भी समझ में आ गई कि मैं इनको कितना ही दे दूं, कंपनी की भूख मिटेगी। मीर जाफर अंदर ही अंदर अब षड्यंत्र करने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। बोले हटाओ यार इनको, भगाओ, इनकी भूख मिट नहीं रही। साथ किसका मिला? डचों का। अब ध्यान करो, डचों और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ था जो मैंने आपको पढ़ाया था, वेदरा या चिंसुरा या हुगली का युद्ध। ध्यान आ रहा है? ये मैंने आपको बताया था कि साहब जो डच थे ना, उन डचों का एक यहां पर मुख्य सेंटर था चिंसुरा। चिंसुरा, और चिंसुरा में डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी कब? 1653 में। अंग्रेजों और डचों के बीच में एक युद्ध हुआ था 1759 में। उस युद्ध को कहा गया वेदरा का युद्ध, या बिदेरा का युद्ध, या चिंसुरा का युद्ध, या उसी को कहा गया हुगली का युद्ध, क्योंकि हुगली नदी यहां से निकलती है। चिंसुरा में उनकी मुख्य फैक्ट्री थी। तो वेदरा या बिदेरा या चिंसुरा या हुगली के युद्ध में 1759 में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था, मैंने आपको बताया था। और डचों ने यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और उसके बाद वो इंडोनेशिया की तरफ चले गए थे और वहां से मसालों का व्यापार करते थे। तो डचों ने अंग्रेजों के खिलाफ ये जो लड़ाई लड़ी थी, इसमें पर्दे के पीछे से मीर जाफर ने डचों का साथ दिया था। अब हालांकि 1760 में इनका एक कमांडर जो है वो चेंज हो चुका था। रॉबर्ट क्लाइव की जगह यहां पर एक जो गवर्नर था वो था बेंसिटार्ट। बेंसिटार्ट। और बेंसिटार्ट ने पूछा, बोले ये डचों का साथ किसने दिया था रे? सुनने में आया अंदर से वो जाफर आफर ने साथ दिया। बोले हाँ साहब, वो जाफर ने साथ दिया था। बोले जाफर वही क्या जिसको क्लाइव ने यहाँ का नवाब बनाया था? बोले हाँ साहब वही है, जाफर वही है जिसको क्लाइव ने नवाब बनाया था। अच्छा, जाफर वही है क्या 2,34,000 के बराबर की रकम भी दी थी और इसके अलावा 26 गांव भी दिए थे? और क्लाइव ने कहा था, बोले इतना पैसा दे दिया कि मेरा मन हो रहा है मैं इस पर लेट जाऊं। मैकाले ने कहा था कि साहब इतना पैसा है, बोरों में भर भर के ले जाया गया। इसके अलावा जाफर को ये कहा गया क्लाइव का गीदड़। ध्यान रखना, जाफर को क्या कहा गया? भाई क्लाइव ने तो बनाया था, तो इसको कहा गया क्लाइव का गीदड़। बोले अच्छा, आजकल ये मीर जाफर कर रहा है, ये आजकल डचों को आई लव यू कर रहा है, हटाओ इसको। मीर जाफर को तो हटा दिया गया। और मीर जाफर का जो जमाई था मीर कासिम, ये मीर कासिम, उसको अगला नवाब बना दिया। तो वही वाली कहानी, क्या कहानी कि साहब जैसे जाफर बना था ऐसे ही अब कौन बनेगा? मीर कासिम। बेंसिटार्ट जो है ना, बेंसिटार्ट ने कहा कि और नवाब मीर कासिम कैसे हो आप? बोले ना ना, मैं तो नवाब नहीं हूं, मैं तो नवाब का जवाई हूं। मेरे को आप नवाब क्यों कह रहे हो? मैं भविष्य देखता हूं, अब आप ही नवाब हो। बोले ठीक वैसे ही जैसे वो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने भविष्य देखा था और मीर जाफर को कहा था कि अब आप ही अगले नवाब हो। बोले बिल्कुल वैसे ही। जाफर को हटाया गया और जाफर के जवाई को यहां पर बना दिया गया अगला नवाब। ठीक वैसा ही था जैसा जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ में किया था, वैसा ही मीर कासिम ने उसके साथ में कर दिया। जाफर ने कहा कि तू मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, तो गद्दारी कैसे कर सकता है? तो मीर कासिम ने कहा कि आप अपना अतीत याद कर लो, आप नवाब कैसे बने थे वैसे ही हम नवाब बनेंगे। तो खैर मीर कासिम बन गया, अगला नवाब बन गया। और फिर मीर कासिम ने कहा कि जो हुक्म मेरे आका, क्या चाहिए आपको, आदेश करो। अंग्रेजों की भूख कभी मिटने वाली थी नहीं। अंग्रेजों ने कहा जितना दे सकते हो दे दो, हम तो पचा जाएंगे सारा। बोले साहब एक तो 3 जगह हैं बंगाल में, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव आपके। मतलब ये है कि यहां से जो भी रेवेन्यू, यहाँ के शासक आप, पूरा प्रशासन देखो, जो पैसा सब आए सब आप लो डायरेक्ट, देने की जरूरत ही नहीं। तो बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ये दे दिए अंग्रेजों को। बोले और हुक्म मेरे आका, और क्या चाहिए? बोले चूने ऊने का व्यापार होता है आपका कुछ? बोले हाँ आपने सही कहा। एक जगह है सिलहट, सिलहट में हमारा चूने का व्यापार होता है। 50% हिस्सा आपका, 100 रुपए कमाएंगे तो 50 आप रखना, 50 में।
और हुक्म मेरे आका। बोले यार हमारी क्या है, इधर दक्षिण में फ्रांसीसियों के साथ में लड़ाई चल रही है, उसमें भी कुछ हेल्प हो सकती है क्या, या फ्रांसीसियों के साथ में हम लड़ रहे हैं। बोले बिल्कुल हेल्प होगी, 5 लाख रुपए नगद ये लो। तो मीर कासिम अगला नवाब बना, और मीर कासिम ने एक तो बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ये क्षेत्र दे दिए अंग्रेजों को, मालिक ही आप हो यहाँ के। सिलहट में जो इनका चूने का व्यापार होता था उसमें 50% हिस्सेदारी अंग्रेजों को। इसके अलावा जो युद्ध चल रहा है अंग्रेजों का इधर दक्षिण में फ्रांसीसियों के साथ में, उसमें 5 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए, बोले ये लो युद्ध लड़ो। तभी तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों ने इस युद्ध में फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास में बंगाल था। और यहां पर यह कहा जाता है कि आप तो छोड़ो, अगर इस समय नेपोलियन तक अगर होता ना, जो फ्रांस का एक बहुत बड़ा लीडर हुआ था, वो भी अगर आके युद्ध लड़ता तो भी अंग्रेजों को पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि अंग्रेजों के पास में बड़ा जबरदस्त रेवेन्यू आ रहा था, और पैसा कहां से आ रहा था? बंगाल से। पहले के वीडियोस में मैंने आपको ये पढ़ाया है क्या, कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, जिनको एंग्लो फ्रांस युद्ध कहा गया। कब कब? 1746 से और 48 के बीच में। अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं हालांकि बता चुका आपको। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1749 से और 54, और तीसरा और अंतिम जो युद्ध हुआ था वो 1756 से और 63। पहला युद्ध किस लिए हुआ था? ऑस्ट्रिया के कारण। दूसरा युद्ध यहाँ की आंतरिक रियासतों का ही आंतरिक मामला था, उसके कारण। और ये जो तीसरा मामला हुआ था, इसमें मैंने आपको बताया था कि साहब इस दौरान एक युद्ध हुआ था 1760 में, जिसको वांडीवास का युद्ध कहा गया। ये वांडीवास जगह कहां पर आती है? आपके तमिलनाडु में आती है। ये तमिलनाडु, यहाँ पर कौन सी रियासत होती थी जो आज का तमिलनाडु है? कर्नाटक रियासत। ये कर्नाटक रियासत अलग थी, और जो आज कर्नाटक राज्य है वो राज्य अलग है। तो इस कर्नाटक रियासत में एक जगह आती थी वांडीवोस, और वांडीवोस में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। इस युद्ध में 1760 में लड़ा गया था। अंग्रेजों का सेनापति था आयरकूट, और फ्रांसीसियों के सेनापति थे लाली और बुस्सी। अब इनके नाम ही देखो ना, लाली और बुस्सी, तो पराजित होने ही होने। हालांकि वास्तव में अगर रीजन देखा जाए फ्रांसीसियों के यहाँ निर्णायक रूप से पराजित होने का, तो वो कारण है अंग्रेजों की मुट्ठी में बंगाल था। बंगाल से पैसा आ रहा था, जबरदस्त पैसा आ रहा था, इसलिए यहाँ पर इनको पीटा गया बुरे तरीके से, फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया गया। और यहाँ फ्रांसीसियों के जितने भी क्षेत्र थे, उन क्षेत्र पर फिर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। बाद में जाके 1763 में एक संधि होती है, पेरिस की संधि, और उस पेरिस की संधि के बाद अंग्रेजों ने इनके जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए थे। हालांकि यहाँ पर इनकी जो बस्ती थी चंद्रनगर, उसको नहीं लौटाया था, उसको बहुत बाद में लौटाया था। ठीक, इतनी बात, वापस लौटो। ये मीर कासिम। तो फिर से अगर मैं बोलूं तो मीर कासिम अगला नवाब। मीर कासिम ने बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव दिए। चूना का व्यापार जो सिलहट में होता था 50% हिस्सेदारी दी। दक्षिण में अंग्रेज जो फ्रांसीसियों से लड़ रहे थे 5 लाख की रकम दी उनकी हेल्प के लिए। लेकिन मीर कासिम को भी यह पता था कंपनी हाथी है, कंपनी का पेट भर नहीं सकता। कंपनी को कितना ही देते जाओ, कितना ही देते जाओ, कंपनी की भूख बढ़ती जाएगी। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना जैसा सिराजुद्दौला के साथ हुआ, जैसा मीर जाफर के साथ हुआ, ऐसा ही मेरे साथ होगा। तो मीर कासिम देखो एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, और मीर कासिम ने यहां बहुत सारे परिवर्तन किए। उस परिवर्तन के कारण अंग्रेज नाराज हुए, बोले ये क्या कर रहा है, ये अपना ही पत्ता कट करने में है। और उसके कारण फिर एक लड़ाई होती है जिसको हम इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। सुनना, यहां पर अब क्या क्या चेंज कर रहा है मीर कासिम, क्या परिवर्तन ला रहा है। राजधानी कौन सी होती थी? राजधानी कौन सी थी? सब राजधानी तो थी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में ज्यादा डिफरेंस था नहीं। एक मैप मैंने आपको दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो, ये मैप मैंने आपको दिखाया था कि मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में ज्यादा डिफरेंस था नहीं। ये कलकत्ता यहाँ अंग्रेज बैठे हुए हैं, ये मुर्शिदाबाद यहाँ पर नवाब की राजधानी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब अंग्रेज जो है वो नवाब पर वॉच करते रहते हैं, ध्यान रखते हैं नवाब क्या कर रहा है, क्या निर्णय ले रहा है, इंटरफेयर करते हैं। तो नवाब ने मुर्शिदाबाद को राजधानी हटाया, बोले हटाओ इसको राजधानी को, अंग्रेजों से दूर चलेंगे जहां अंग्रेजों की नजर में नहीं रहेंगे। बोला कहां पर चलेंगे? बोले अपन चलेंगे मुंगेर। तो इसने एक तो राजधानी को चेंज किया, और राजधानी कौन सी लेकर आ गया? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से कहां पर?
मुंगेर। मुंगेर कहां पर आता है? बिहार में। मुंह से मुर्शिदाबाद और मुंह से ही चेंज करके मुंगेर। फिर और बोले सेना को प्रशिक्षित कराएंगे। जैसे ये लोग यूरोपियन अपनी सेना को ट्रेंड करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, इनका प्रशिक्षण बहुत बेहतर है, उस चीज को अपने को अपनाना चाहिए। जिस तकनीक से ये अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करते हैं वैसे ही अपन भी प्रशिक्षित करेंगे। यहां पर प्रशिक्षण के लिए इसने बाकायदा एक व्यक्ति गुरगिन खां और एक और था कोई जर्मनी का एक व्यक्ति था, उन व्यक्तियों को बुलाया, अपनी सेना को अच्छे तरीके से यूरोपियन पद्धति से प्रशिक्षण देना शुरू किया। फिर बोले साहब बिना हथियारों के अपन जीत नहीं सकते, अपने को वो हथियार चाहिए जो अंग्रेजों के पास में। अंग्रेजों के पास में एक गन हुआ करती थी, मैचलॉक गन्स बोलते हैं उसको, तोड़ेदार बंदूक। तो वहां पर एक कारखाना लगवाया यहाँ मुंगेर में, बोले जो हथियार अंग्रेजों के पास है वही बनाए जाए अपने यहाँ पर। तो बंदूक बनाने का एक कारखाना भी इसने लगाया यहाँ पे। देखो ना ये मतलब कितना काम कर रहा है। इसको ये पता है कि अंग्रेजों की भूख मिटेगी नहीं, अंग्रेजों का मुकाबला अंततः करना ही पड़ेगा। उसका एक ही तरीका, पहले तो अपनी राजधानी को अंग्रेजों से दूर ले जाओ। तो मुर्शिदाबाद से कहां आ गई? मुंगेर। मुंगेर बिहार में, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। फिर सेना को ट्रेंड करो, तो ट्रेनिंग दो सेना को। गुरगिन खान एक को एक व्यक्ति जर्मनी से बुलाया था, उनसे ट्रेंड करवाया। फिर इसके अलावा एक कारखाना बनाओ, जो हथियार अंग्रेजों के पास में वो हथियार खुद अपने यहां पर। अब एक समस्या ये थी, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी आपसे, दस्तक। अंग्रेजों के पास एक कागज था, वो दिखाते थे और उससे टैक्स फ्री होता था। कंपनी उस दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी, खुद का व्यापार तो करती ही करती, इसके अलावा यहाँ के व्यापारियों से भी पैसा ले लेती थोड़ा बहुत, और उनका सामान भी दस्तक लेकर और बेचा करती, उनसे भी डायरेक्ट मुनाफा कमा रही। समझा दिया था मैंने आपको कि मान लो मेरा कोई सामान है, मैं वैसे अगर लेके जाऊंगा तो उसका टैक्स ज्यादा लगेगा, 100 रुपए। मैंने कंपनी वालों को कहा कि साहब आप 50 रुपए ले लेना, या कंपनी वालों ने मुझसे कहा कि तू 100 रुपए देगा नवाब को, इससे बड़े एक काम करना 50 रुपए हमको दे और हम तेरा सामान ले जाएंगे। तो मेरे तो 50 रुपए बच रहे हैं, व्यापारी देखेगा अपना फायदा। तो कंपनी जो है वो दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी, और कंपनी केवल कंपनी का ही सामान नहीं बेच रही थी, उस दस्तक की आड़ में कंपनी के जो अधिकारी थे वो खुद का निजी व्यापार भी कर रहे थे। नवाब को ये सारी बात पता थी। नवाब ने कंपनी वालों से कहा कि मत करो, तुमने मेरे को क्या समझ रखा है? बोले वही समझ रखा है, मूर्ख समझ रखा है। बोले मत करो मत करो, खूब समझाया। बाद में फाइनली नवाब को समझ में आया कि ये नहीं मानेंगे, और नवाब ने कंपनी का जो ये दस्तक वाला मामला था, बोले एक काम करो, जितने भी आंतरिक कर लगते ना, जितने भी मैं कर लेता हूं, उन सारे आंतरिक करों को ही मैं समाप्त करता हूं। अंग्रेज भड़के इस पे, बोले सारे करों को कैसे खत्म कर रहा है तू, कैसे समाप्त कर रहा है? बोले तुम्हारा विषय ही नहीं है भाई, मेरे राज्य में सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर, आयात निर्यात पर टैक्स मैं लूं या ना लूं, ये मेरी मर्जी, मेरी इच्छा है तो लूं। अब मेरी इच्छा है कि मैं टैक्स नहीं लेना चाह रहा, इसमें तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, तुम्हारा मतलब ही नहीं, तुम जबरदस्ती उछल रहे हो, जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। लेकिन कंपनी की तो आय बंद होगी ना। कंपनी के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जो उस दस्तक की आड़ में खुद का निजी व्यापार भी कर रहे थे, और यहाँ के जो लोकल व्यापारी थे वो कंपनी वालों के थ्रू माल इसलिए बिकवा रहे थे क्योंकि उनको भी 2 पैसे बच जाते थे, टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब जब वो आंतरिक कर ही खत्म कर दिए तो यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने कंपनी वालों के थ्रू सामान भेजना बंद कर दिया। बोले अब तुम्हारे थ्रू क्यों भेजेंगे, क्योंकि टैक्स तो लग ही नहीं रहा कुछ ही, हम सीधे जाके बेच के आ जाएंगे। तो इसके कारण भी कंपनी वाले नाराज। फिर और भी सुधार किए थे कि यहां पर एक टैक्स लगाया था मीर कासिम ने, जिसको अब्बास टैक्स कहा गया, अब्बास टैक्स। और एक खिजरी जमा, खिजरी जमा, ये समझना, खिजरी जमा कि जो रेवेन्यू ऑफिसर होते थे वो क्या करते थे, मान लो यहां से टैक्स का कलेक्शन किया व्यापारियों से, जनता से, वो टैक्स उनको वो पैसा जमा कराना होता था नवाब को, वो उस पैसे को बेटे जमा ही नहीं कराते, या जमा भी कराते तो कम रकम बता के जमा करा दिया करते, मतलब वो बीच में खा जाया करते। तो ये जो पैसा ये जो टैक्स लगाया था खिजरी जमा, ये उन अधिकारियों पर लगाया था। भाई वैसे जो राजा या जो राज्य टैक्स लगाता है वो जनता पर, प्रजा पर लगाता है, लेकिन यहां पर नवाब के द्वारा ये जो खिजरी जमा लगाया गया था, ये उन अधिकारियों पर लगाया गया था कि तुमने इतना पैसा खा रखा है या जमा कर रखा है, उस पैसे को तुम जमा करो। अब यहां एक व्यक्ति था, बिहार का उप सूबेदार था, जिसका नाम था राम नारायण। क्या हो रहा है इसको? बिहार का उप सूबेदार था जिसका नाम था राम नारायण। ये राम नारायण जो है ये नवाब के आदेशों की खुली अवहेलना करता। नवाब आदेश देता है, बोले काहे का नवाब, नहीं माने पड़ता। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का इसके सिर पे हाथ था, अंग्रेजों का समर्थन था, अंग्रेजों का याद नहीं था।
नवाब ने इस राम नारायण की हत्या करवा दी ताकि ये मैसेज जाए कि भैया नवाब ढीला नहीं है, नवाब मूर्ख नहीं है और तुमको सल्टा देगा सबको, जो जो नवाब के आदेशों की अवहेलना करेगा। अब राम नारायण को सल्टाया जाना, आंतरिक करों को समाप्त कर देना, इसके अलावा खुद की राजधानी को दूर ले जाना, मुंगेर ले जाना, इसके अलावा वहां पर सैनिक प्रशिक्षण देना, वहां पर बंदूकों का कारखाना लगवाना, तो इस सब चीजों पर अंग्रेजों की नजर तो थी। बोले नवाब सारी वो चीजें कर रहा है, युद्ध की तैयारियां कर रहा है और ये आने वाले टाइम में अपने साथ में लड़ाई करेगा, ये सारे काम अपने विरोध के कर रहा है। कंपनी ने तैयारी कर ली युद्ध की। कंपनी ने हालांकि कोई एक सेना भेजी एलिस के नेतृत्व में, 140 या 46 कुछ लोग भेजे थे, 140-46 करके। और मीर कासिम ने क्या किया था, उन पटना में एक हत्याकांड है जिसको पटना हत्याकांड कहा गया, 140 के लगभग अंग्रेजों को मार दिया था, मरवा ही दिया था सबको, बोले मार दो इनको। क्यों? क्योंकि जब ये देखो नवाब के द्वारा इस प्रकार से ये सुधार किए गए तो ये सुधार अंग्रेजों को पसंद नहीं आए। तो इसीलिए नवाब और अंग्रेजों के बीच में कुछ युद्ध होते हैं जिनको छोटे मोटे युद्ध कहा गया। भाई एक बड़ी लड़ाई तो होती है जिसको हम बक्सर की लड़ाई बोलते हैं, बक्सर, लेकिन बक्सर का युद्ध होने से पहले कुछ छोटे मोटे युद्ध हुए थे, जैसे करवा का युद्ध, गिरिया, उदानोला, सूती। तो करवा, गिरिया, उदानोला, सूती, ये छोटी मोटी झड़पें होती है नवाब और कंपनी के बीच में, जो इस प्रकार के नवाब के द्वारा सुधार किए गए जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आए। लेकिन इन सारे छोटे इन झगड़ों में कंपनी जीती, नवाब पराजित हुआ, नवाब का दिमाग खराब। और वो राम नारायण को जो मारा था बिहार के उप सूबेदार को, उसकी हेल्प के लिए जो अंग्रेज अधिकारी जो सैनिक आए हुए थे 140 के लगभग, पटना में नवाब ने बोले इनको सल्टा दो रे यार, सल्टाओ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, अपने तो हार गए, सारी लड़ाई हार गए, और उन अंग्रेजों को मरवा दिया इसने। अब नवाब और कंपनी के बीच में एक युद्ध होना तय हो गया। उस युद्ध को हम इतिहास में बक्सर की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, बक्सर एक जगह आती है आपके बिहार में। ये कुछ इमेज देखो आप, मीर कासिम को अब इधर उधर भागना पड़ रहा है क्योंकि छोटी मोटी कई लड़ाइयां होली, उन लड़ाइयों में पार पड़ी नहीं, करवा, गिरिया, उदानोला और सूती। अवध का कमांडर कौन? सुजाउद्दौला, मतलब अवध का नवाब। अवध ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था रंगीला के टाइम में। और उस समय का जो मुगल बादशाह है शाह आलम सेकंड, सल्तनत ए शाह आलम दिल्ली तपालम, मतलब नाम का मुगल बादशाह, कोई ताकत थी, ये भी परेशान, ये भी परेशान, ये भी परेशान। मीर कासिम गया सुजाउद्दौला के पास में, अवध वाले के पास में, बोले आज जरूरत आन पड़ी है, अंग्रेजों के खिलाफ अपना एक मोर्चा बनाया जाए, मिलकर युद्ध किया जाए, तू मेरा भाई है, लड़ेंगे दोनों, अंग्रेजों को खदेड़ेंगे, फिर से राज आएगा अपना। इसने कहा तू दिमाग खराब मत कर, मैं अपनी जगह में ठीक हूँ, फालतू में मेरे को और उड़ जाएगा, तू जा अपने उधर बंगाल संभाल, मेरे जबरदस्ती मत कर, वो फिर छोड़ेंगे नहीं अंग्रेज मेरे को। बोले भाई नहीं है क्या यार, साथ देना पड़ेगा यार। तो कुल मिला के ये जाके इसने अपने साथ मिलाया सुजाउद्दौला को, हसीन सपने दिखाए, फिर से ताकतवर बनेंगे, इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो जीत पाएंगे, नहीं तो आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी, अंग्रेज तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए समय है, संभल जा अभी से। ठीक है साहब, मना लिया। ये शाह आलम के पास कुछ है ही नहीं, मतलब कब तक ऐसे भटकते रहोगे, फिरते रहोगे। भाई नाम के मुगल बादशाह हो, भले ही नाम के हो, पर हो तो सही, आओ इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ अपन मिलकर लड़ेंगे। एक तरफ तो हो जाता है ये पक्ष, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम, और उस समय का नाम मात्र का जो मुगल शासक है शाह आलम सेकंड। कब से कब तक रहा था? 1759 से 1806। अब देखो आपको ही लगेगा सब इतने लंबे टाइम तक, अरे भैया इतने लंबे टाइम तक इसलिए क्योंकि नाम मात्र का था। आप इन शब्दों से अंदाजा लगा लो ना, सल्तनत ए शाह आलम, दिल्ली तपालम, दिल्ली से पालम, इतनी जगह का ही मुगल शासक है, मुगल बादशाह है। इनकी तीनों की फौज इकट्ठी हो गई और सामने है ये व्यक्ति, ये हेक्टर मुनरो, मात्र लगभग 7,000 की फौज। इन तीनों की फौज संयुक्त हो गई, कितनी? 50,000। 7,000 की फौज ने इस 50,000 की फौज को पटक पटक के धोया, पटक पटक के मारा।
ये पहले भी तय हो चुका था जब मैंने आपको ये बताया था कि अर्काट में ये रॉबर्ट क्लाइव जो गया था मात्र 210 सैनिकों के साथ में, इसने अर्काट को जीत लिया था। और पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि एक लड़ाई हुई थी जिसमें फ्रांसीसियों ने आडियार का जो युद्ध हुआ था, या जिसको सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है, जिसमें 930 सैनिकों ने 10,000 की फौज को पराजित कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो यूरोपियंस थे, ये अच्छे तरीके से प्रशिक्षित सेना थी, अनुशासित सेना थी। तुलनात्मक रूप से यहां वाली जो सेना थी वो इतनी बेहतर तरीके से प्रशिक्षित नहीं थी, ना इतनी बेहतर तरीके से अनुशासित थी। जहां पर ये सही मायने में सेना है, वहां पर ये केवल भीड़ थी, और भीड़ सेना को पराजित नहीं कर सकती। इसलिए 7,000 ने 50,000 को पकड़ पकड़ के कूटा। और जब स्थिति बीच में चेंज होने लगी कि भैया यहां तो सारा खेल ही पलट गया, मीर कासिम तो भाग गया जंगलों में, भागो। शाह आलम जो है, ये मैदान युद्ध चल रहा था, युद्ध के बीच में इधर चला गया मुनरो के पास में। नमस्ते नमस्ते, मैं तो आ गया आपके पास साहब, मैं तो, मेरे को लड़ना ही नहीं था उनकी तरफ से। वो जबरदस्ती पता नहीं क्या क्या बातें बोल के बरगला के मेरे को लिया है, लेकिन मैं तो आपकी तरफ ही आना चाह रहा था। तो युद्ध के मैदान में शाह आलम तो हो गया उधर, मीर कासिम भाग गया जंगलों में। अवध के नवाब सुजाउद्दौला को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और सुजाउद्दौला से पूछा, तू लड़ने क्यों आया था? बोले साहब वो मीर कासिम आया, बोले भाई ये तू मेरा लड़ना पड़ेगा, आज पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था, बरगला रहा था, आज मेरी बारी, कल तेरी बारी, और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी साहब, बुद्धि फिर गई थी साहब, गलती हो गई। मतलब गलती हो गई तो सजा भुगतो। अब आप एक विचार करो, मीर कासिम कहां का नवाब? बंगाल का। बंगाल का मतलब आज का बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, ओडिशा। सुनना, अंग्रेजों के पास में एकदम से इतना बड़ा क्षेत्र आ गया था कि अंग्रेजों को समझ में नहीं आया कि करना क्या है इसका। एक तो कहां का नवाब? बंगाल का, बंगाल ये पूरा क्षेत्र, ये बंगाल। एक कहां का? अवध का, ये इधर वाला क्षेत्र। और इसके अलावा वो दिल्ली वाला जो है वो शाह आलम, वो चलो नाम मात्र का ये मुगल बादशाह। लेकिन एक झटके में अंग्रेजों के पास में इतना बड़ा क्षेत्र आ गया। क्यों? क्योंकि मीर कासिम भाग चुका, अब बंगाल अंग्रेजों का। अवध वाले को पकड़ रखा, बंदी बना लिया, अवध वाला उनका। मुगल बादशाह उनके खेमे में चला गया युद्ध के बीच में ही, मुगल बादशाह उनका। एक साथ इतना बड़ा क्षेत्र आ गया। तो यहां पर हेक्टर मुनरो को समझ में नहीं आया करना क्या है। अब ये जो बैठा हमारे सामने अवध का सुजाउद्दौला, करना क्या है इसका? बोले साहब पहले इनके बीच में सेटलमेंट कौन कराता था, ये सारी चीजें कौन देखता था? बोले रॉबर्ट क्लाइव करता था। तो बोले रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाओ। अब देखो योग्यता की क्या वैल्यू होती है कि वो रॉबर्ट क्लाइव जो यहाँ पर, ये रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर और 60 तक यहाँ पर गवर्नर था, ये वापस चला गया था। इसकी वैल्यू है, इसको 1764-65 में फिर से बुलाया गया और इसको एक आ गया साहब आप हैंडल करो अब इस स्थिति को। ये रॉबर्ट क्लाइव आया और आने के बाद सबसे पहले तो इस नवाब से बात करी, शाह आलम से। अब देखो रॉबर्ट क्लाइव दोनों से मिलेगा, पहले शाह आलम सेकंड से, फिर सुजाउद्दौला से, और दोनों के साथ में अलग अलग संधियां करेगा। इलाहाबाद में संधि, इसको कहा गया इलाहाबाद की संधि। यहां करेगा 12 अगस्त को 1765, और 4 दिन बाद यहां करेगा 16 अगस्त 1765। ये इलाहाबाद की दूसरी संधि। अब देखो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा इससे, क्यों लड़ा था तू आके? अब छोड़ो साहब गलती हो गई, मिट्टी डालो, अब क्यों फालतू में उड़ बातों, मैं तो आ गया था, युद्ध के बीच में ही आ गया था आपकी तरफ। ठीक, मुगल बादशाह है ना तू? साहब मुगल बादशाह तो हूं, पर नाम मात्र का, मतलब टाइटल ही है साहब मुगल बादशाह, बाकी कोई लेना देना नहीं है। लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, सल्तनत ए शाह आलम, आज दिल्ली तपालम, इतनी सी जगह है साहब, खर्चा पानी चलता है क्या? सब ज्यादा मत पूछो, रोना आ जाएगा। कुछ भी नहीं है साहब, सिर्फ नाम मात्र का। अच्छा तो इसका मतलब दिक्कत है? सुना मेरी बात, कहाँ रह रहा है आजकल? अब क्या बताऊं साहब, इधर उधर भटकना पड़ रहा है, नहीं है जगह, नहीं है कोई ठोर ठिकाना नहीं रहने का। 2 जगह दे रहे हैं तेरे को, एक तो इलाहाबाद और इसके अलावा कड़ा, ये 2 ले लेना। इसके अलावा 26 लाख रुपए की पेंशन दे देंगे सालाना, चुपचाप आराम से बैठा रहना। बोले एक बात कहूं, भले ही मैं नाम मात्र का मुगल बादशाह हूं, और भले ही आप लोगों ने मेरे को मूर्ख भी समझ रखा होगा,
इतना भी मूर्ख नहीं हूं साहब। आप ये कह रहे हो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र तू ले लेना, तो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र तो उसके पास में है, सुजाउद्दौला के पास में, अवधवाड़े के पास में। आप कैसे दे दोगे? आप दे ही नहीं सकते। तेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए? अब चाहिए पर कैसे? अरे भाई चाहिए ना, बोले हाँ तो चुपचाप ले ले। एक तो ये इलाहाबाद वाला और कड़ा का क्षेत्र तेरे को दे देंगे, कॉन्फिडेंस देखो अंग्रेजों का। दूसरा 26 लाख रुपए की पेंशन सालाना ले लेना। आपको क्या चाहिए इसके बदले में? बोले इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या कहा, हमको एक तो दीवानी अधिकार दे दे, बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार दे दे। दीवानी अधिकार का मतलब यह है, ध्यान करो, जब मैंने आपको बताया था कि मुगल बादशाह औरंगजेब अलग अलग जो सूबे होते थे उन सूबे में अपने अधिकारियों को भेजता था। एक दीवानी अधिकारी होता था और एक सूबेदार कमांडर होता था सेना का। पैसे के कलेक्शन से रिलेटेड जितने राइट होते थे वो सब दीवानी राइट कहलाते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा, अब कंपनी उस रेवेन्यू का कलेक्शन करेगी, तो ये अधिकार हमको दे दे। शाह आलम सेकंड ने कहा साहब मेरे पास कोई अधिकार नहीं, मैं नाम मात्र का ही मुगल बादशाह हूं। बोले ये हमको पता है तू नाम मात्र का मुगल बादशाह है, हम जानते हैं तेरे पास में कुछ भी नहीं है, हम खुद तेरे को दे रहे हैं। लेकिन जब हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स का कलेक्शन करने के लिए जाएंगे, रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे, तो वहां की जनता हमसे पूछेगी कि तुमको ये अधिकार किसने दिया। तो भले ही तेरे पास ये टाइटल है मुगल बादशाह का, पर टाइटल तो है, हम उनसे कहेंगे कि मुगल बादशाह से हम ये अधिकार लेकर आए। भाई तू नाम मात्र का है, पर तेरे उस टाइटल से हम वहां जाकर उस रेवेन्यू का कलेक्शन करेंगे। यह संधि कहलाती है इलाहाबाद की पहली संधि। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, इसको सालाना 26 लाख रुपए की पेंशन दे दी गई। इलाहाबाद में जाकर ये रहेगा। ये इलाहाबाद में रहा था 1765 से और 72 ईस्वी तक। फिर बाद में महादजी सिंधिया जो है वो इसका हाथ पकड़ कर लेकर और फिर दिल्ली लेकर गए थे। फिर 1772 में इसको दिल्ली पर बैठाया था। फिर उस समय अंग्रेजों ने पेंशन देनी बंद कर दी थी। बाद में अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि अंग्रेजों और मराठों के बीच में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था 1803 से 1806 के बीच में। और अंग्रेजों ने जब उसमें पराजित किया तो फिर से इसकी पेंशन बांध दी थी, फिर ये दिल्ली रहा था। ठीक, इतनी बात। अब इसके पास में है रॉबर्ट क्लाइव। बोले तू क्यों आया लड़ने के लिए? बोले साहब मती मारी गई थी, बता चुका अब मैं आपको, अब सीधे काम की बात करो। बोले काम की बात यह है कि अब तेरे पास जो क्षेत्र है ना, एक तो कड़ा और एक इलाहाबाद। बोला हाँ साहब, वो हमको दे दे। देखो अब कॉन्फिडेंस देखो अंग्रेजों का। कड़ा और इलाहाबाद उनके पास में नहीं था पहले 12 अगस्त को। 16 अगस्त को इससे लिया, उनको ये पता था कि हम इससे ले लेंगे, इससे लिया और इसको दे दिया। फिर इससे कहा कि तू लड़ने के लिए आया था, अब युद्ध का हर्जाना तू दे, तेरे कारण हमको नुकसान हुआ है, हम अपने व्यापार कर रहे थे, ये व्यापार में हमारे घाटा हुआ है, 50 लाख रुपए युद्ध का हर्जाना दे। अब 50 लाख युद्ध का हर्जाना लिया, उसमें से 26 लाख इसको पकड़ा दिए, शाह आलम सेकंड को। इनका तो कुछ लगा ही नहीं अंग्रेजों का। फिर इसके लिए कहा, इसके अलावा ये कहा कि अब तू सेना नहीं रखेगा, तो बोले अब तेरी सुरक्षा की गारंटी हमारी। ये जो चक्कर था ना अंग्रेजों का, बहुत जोरदार चक्कर था कि साहब तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हमारी, इसका मतलब ये कि अब तुम सेना वेना नहीं रखोगे, अब तुम्हारी तरफ से कोई भी युद्ध होगा, कोई दूसरा तुम पर अटैक करेगा तो हम देखेंगे। तो एक प्रकार से इसको बना दिया गया अवध को बफर स्टेट, और ये बफर स्टेट बनाकर यहां अंग्रेजों ने छोड़ दी अपनी फौज। नवाब, इसको नवाब को कर दिया बिल्कुल पंगु कर दिया। और ये जो बंगाल है, यहां बंगाल में कंपनी कर रही है आराम से व्यापार। अब कोई भी अगर युद्ध होगा तो कंपनी उस युद्ध को इस क्षेत्र में लेकर आएगी, ताकि युद्ध की जो परिस्थितियां हैं वो अपने हिस्से में ना हो। क्योंकि देखो यहां कंपनी शुद्ध रूप से व्यापार करना चाह रही है, और जहां पर व्यापार हो रहा है वहीं पर अगर युद्ध हो तो उससे आर्थिक हित प्रभावित होता है, व्यापार प्रभावित होता है। बजाय इसके खुद के एरिया में लड़ने की बजाय दूसरे की जगह जाकर लड़ो, ताकि अगर कोई नुकसान भी हो तो वहां पर हो। तो इसको एक बफर स्टेट बना दिया गया। बफर यानी कि मान लो जैसे यहां इधर से कोई अटैक करेगा या इधर से कोई अटैक करेगा, तो कंपनी अपने हिस्से में नहीं लड़ेगी, कंपनी इस हिस्से में जाकर लड़ेगी, ताकि कंपनी के एरिया में कोई नुकसान नहीं हो। इसको बफर स्टेट बना दिया गया। इसको कहा गया घेरे की नीति, कि साहब एक घेरा बनाकर रख दो, ताकि अपने हिस्से में नहीं लड़े, अपन दूसरे के हिस्से में जाकर लड़े, वहां नुकसान करके आए। इस घेरे की नीति की झलक देखने को मिलती है इस संधि में, इलाहाबाद की दूसरी संधि में। और इसको व्यापक जो रूप दिया था, बड़े तौर पर इसको लागू किया था हेस्टिंग्स ने, जो इनका पहला गवर्नर बना था, बंगाल का पहला गवर्नर, और गवर्नर जनरल भी जो था, सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर नहीं, जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में, उस समय हेस्टिंग था। हेस्टिंग ने इसको फिर बड़े तौर पर लागू किया था। क्लियर इतनी बात? अब सुनना, कंपनी को जो यहां पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये जो दीवानी अधिकार मिल गए थे, तो इसका मतलब अब कंपनी यहां पर रेवेन्यू का कलेक्शन कर रही है।
यहां का जो नवाब है, अब बोले साहब नवाब किसको बनाए, मीर कासिम तो भाग गए, मीर कासिम अपने खिलाफ काम कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मेरा गीदड़ का है, बोले साहब आपका गीदड़ तो बैठा होगा कोने में। रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कौन, मीर जाफर। बोले मीर जाफर को फिर से बनाया जाए, और मीर जाफर को बना दिया वापस से बंगाल का अगला नवाब। और मीर जाफर को दे दिए, कंपनी के पास में तो कौन से अधिकार हैं, दीवानी, सारे पैसे की उगाई करेगी कंपनी, पैसा रखेगी कंपनी। और शासन कौन चलाएगा, नवाब, इसको दे दिए निजामत के अधिकार। मीर जाफर ने कहा कि हुकुम हो तो कुछ बोलूं मैं भी, बोले बोलो। बोले साहब पैसा तो लोगे आप, रेवेन्यू कलेक्शन करोगे आप, और वहां का शासन चलाऊंगा मैं। शासन चलाने के लिए मुझे कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी, और पदाधिकारियों अधिकारियों की भी आवश्यकता होगी। तो मतलब मैं क्या आपको बिल्कुल मेरे माथे पे मूर्ख लिखा हुआ है क्या, बिना पैसे के मैं राज्य चलाऊंगा कैसे। कंपनी ने कहा ज्यादा मत बोल, 53 लाख रुपए ले लेना सालाना, और ये 53 लाख रुपए में तू अपना खर्चा पानी चला, अपने अधिकारियों कर्मचारियों को देना। तो दीवानी अधिकार किसके पास, कंपनी के पास। लेकिन कंपनी के पास में कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब कोई जनता अगर ये पूछे कि साहब ये ऐसी अव्यवस्था हो रही है राज्य में, तो राजा से बात करो, नवाब से बात करो। कंपनी के पास में पैसे लेने का अधिकार है, पर जवाबदेही एक पैसे की नहीं है, मस्त एकदम। और नवाब के पास में पैसे लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन जवाबदेही सारी, क्योंकि राज्य में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अव्यवस्था हो, जनता किसकी गर्दन पकड़ेगी, नवाब की। इसीलिए इसको कहा गया कंपनी के लिए तो उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, मतलब ऐसे अधिकार जिसमें कोई उत्तरदायित्व है ही नहीं। और नवाब के लिए कहा गया अधिकार विहीन उत्तरदायित्व, मतलब उत्तरदायित्व तो है, जवाब तो देगा, लेकिन बेचारे के पास कोई अधिकार ही नहीं। तो ये जो द्वैध शासन है, दोहरा शासन हो गया ना, द्वैध शासन, ये जो इलाहाबाद की संधि हुई इसके बाद ये दोहरा शासन हो गया। और ये कब तक चला, 1765 से और 72 ईस्वी तक। 72 में बंगाल का जो गवर्नर था वो था हेस्टिंग्स, ये रहा हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में इस दोहरे शासन को खत्म कर दिया, और ये कहा आज से दीवानी अधिकार भी अपने, और शासन भी अब कंपनी ही चलाएगी बंगाल का। मतलब जो पहले अभी द्वैध शासन था जिसमें कंपनी पैसा लेती थी, लेकिन शासन के लिए मुखौटा नवाब को बना रखा था, अब कंपनी ने उस मुखौटे को फेंका और ये कहा कि साहब अब शासक भी अपन है, दीवानी अधिकार तो थे ही थे, अब बंगाल के शासक भी अपन है। बंगाल का जो लास्ट नवाब रहा था वो था मुबारक उद दौला, ये ध्यान रखना, मुबारक उद दौला। ये लिए देखो, वैसे मैंने इमेज वगैरह ली है, मैं दिखाऊं आपको। ये सीक्वेंस से ही लगाई थी मैंने सारी, कि सबसे पहले था आपका मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज जिसको घेरे की लड़ाई में मार दिया था 1740 में, फिर अलीवर्दी खां जो बिहार का गवर्नर था, बाद में 1740 के घेरिया के युद्ध में सरफराज को मार देता है। इस अलीवर्दी खां ने क्या कहा था, बोले अंग्रेज जो है मधुमक्खी के समान है, और शायद इनसे लेते रहो, छेड़ोगे तो फिर ये डंक मार देंगे। फिर इसके बाद ये था सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां का दोहिता था। अलीवर्दी खां की जो बेटी थी अमीना बेगम, उसका बेटा था, हालांकि इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, उसका दोहिता था। ये आगे बना। इसके टाइम में हमने देखा क्या, सिराजुद्दौला के समय, कि मीर कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए गया था, निरीक्षण करने नहीं दिया, इसने फैक्ट्री को सीज कर दिया, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, कलकत्ता का नाम करके अलीनगर कर लिया। और बाद में फिर एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 ईस्वी को, और उस युद्ध में मीर जाफर जो है वो अंग्रेजों से जाकर मिल गया था, इसको मार दिया मीर जाफर के बेटे ने, अगला शासक ये बन गया। सिराजुद्दौला के टाइम में ही एक घटना होती है, ब्लैक होल घटना, जो 20 जून 1756 ईस्वी को होती है। 146 लोगों को एक छोटी सी कालकोठरी में बंद कर दिया था, कुछ लोग ही जीवित बचे थे, 23 लोग, जिसमें से हॉलवेल एक व्यक्ति था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि केवल नवाब को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें फैलाई गई। सिराजुद्दौला के बाद फिर मीर जाफर, और मीर जाफर ने क्या किया था, कंपनी को एक तो 2,34,00,000 की रकम दी थी, 26 गांव दिए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा था, इतना पैसा मैंने देख लिया कि मेरा मन कर रहा है मैं इस पर लेट जाऊं। और मैकाले ने क्या कहा था, ये इतना पैसा है कि बोरियों में भर भर कर ले जाया गया। देखो यहाँ पर
सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर जो बना था, इसको कहते हैं बंगाल की पहली क्रांति। क्रांति हुई। और मीर जाफर को हटा के फिर अगला बना था मीर कासिम, इसको कहते हैं दूसरी क्रांति। ये पहली, ये दूसरी। अगला ये बना फिर मीर कासिम। और मीर कासिम ने क्या किया, कंपनी को एक तो वर्धमान, इसके अलावा मिदनापुर, इसके अलावा चटगांव के क्षेत्र दिए। इसके अलावा जो चूने का व्यापार था सिलहट में, उसमें 50% हिस्सेदारी दी। इसके अलावा अंग्रेज जो दक्षिण में फ्रांसीसियों से लड़ रहे थे उसके लिए 5 लाख की रकम दी। और बाद में इसको समझ में आ गया अंग्रेज इतनी बड़े ये हाथी है जिसकी भूख कभी मिट नहीं सकती, तो इसलिए फिर अपने राजधानी मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर करी, वहां पर सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। इसके अलावा जो मैचलॉक गन्स थी, जो अंग्रेज जिस बंदूक को यूज में लिया करते थे, उन गन्स का इसने वहां पर कारखाना लगवाया। और ये सारी चीजें अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। इसी के द्वारा एक टैक्स लगाया गया, अब्बास टैक्स। इसके अलावा खिजरी जमा टैक्स लगाया गया। ये खिजरी जमा टैक्स किनसे लिया जाता था, जो अधिकारी थे, जो करप्ट अधिकारी थे, उनसे वसूला जाता था। फिर बिहार का जो डिप्टी गवर्नर था रामनारायण की हत्या करवा दी थी। इसके अलावा पटना हत्याकांड, जिसमें जितने भी अंग्रेज आए थे एलिस के नेतृत्व में, उन सबको मार दिया था। और कई युद्ध हुए थे, फिर अंग्रेजों के साथ झड़प हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों का एक जो दस्तक जिसका दुरुपयोग कर रहे थे, तो इसने आंतरिक कर समाप्त कर दिए। बोले ये लो, ये सारी छूट मैं सबको दे देता हूँ ना, क्या अंग्रेजों के पास छूट रहेगी। तो फिर करवा, गिरिया, उदानोला और सूती की लड़ाई हुई, छोटी मोटी झड़प हुई, जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ। पराजित होने के बाद फिर ये अवध के सुजाउद्दौला के पास में भी गया। शाह आलम सेकंड दिल्ली का जो बादशाह था उसको भी अपने साथ में लिया। तीनों मिलकर एक लड़ाई लड़ते हैं, और वो लड़ाई कहलाई बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई में तीनों पराजित हो जाते हैं, और अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो ने मात्र 7,000 की फौज से 50,000 की फौज को पराजित कर दिया। मीर कासिम जंगलों में भाग गया, सुजाउद्दौला को पकड़ लिया गया। शाह आलम सेकंड बीच में ही, युद्ध के मैदान के बीच में ही हेक्टर मुनरो से, मतलब अंग्रेजों से जाकर मिल गया। 2 संधियां हुई, इलाहाबाद की पहली और दूसरी। पहली 12 अगस्त 1665, दूसरी 16 अगस्त 1665, 12 अगस्त 1765, दूसरी हुई 16 अगस्त 1765। पहली संधि के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था, उसने संधि की थी। पहली संधि के द्वारा शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे दिया, सालाना 26 लाख रुपए की पेंशन दे दी, इलाहाबाद में बैठा दिया। और शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार हैं वो अंग्रेजों को दे दिए थे। तो ध्यान रखना, अंग्रेजों से सबसे पहले पेंशन प्राप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम सेकंड। ठीक, फिर इसके बाद सुजाउद्दौला जो था अवध वाला, उस अवध वाले से इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र लिए। इसके अलावा 50 लाख का युद्ध जुर्माना लगाया। इसके अलावा उस 50 लाख में से 26 लाख उसको पकड़ा दिए, और अवध को जो है एक बफर स्टेट बना दिया। यहाँ पर घेरे की नीति हमको देखने को मिलती है, जिसको बड़े तौर पर हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, वापस से ये जो मीर जाफर था, जिसको क्लाइव का गीदड़ कहा गया, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को फिर से अगला नवाब बना दिया गया। और फिर बाद में मीर जाफर के बाद में अगला ये बना इसका बेटा, ये मीर जाफर, इसकी डेथ हो जाती है, और ये है नज्म उद दौला। फिर इसके अलावा एक बीच में और रहा था, अशरफ करके रहा था एक कोई, और लास्ट में ये था मुबारक उद दौला, ये अंतिम नवाब था मुबारक उद दौला। तो ये जो द्वैध शासन लगा था इलाहाबाद में 1765 से और 72 तक लगा था, और बाद में हेस्टिंग्स ने इस द्वैध शासन को समाप्त करके और बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया कि आज से पैसा तो अपन ले ही रहे थे, अब यहाँ का शासन भी अपन ही देखेंगे। तो ये अपन बंगाल हिस्ट्री को अपन ने कंप्लीट कर लिया एक ही वीडियो में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मराठा। थैंक यू, जय हिंद।